नुमान और उसके दोस्त बगैर शादी के मारिया के साथ सुहागरात मनाना चाहते थे। नुमान के सारे दोस्त हंसते हुए उसके वजूद के लिए तरस रहे थे। मारिया नुमान के कहने पर उससे मिलने चली आई थी। खुद को छुपाने लगी, बारी बारी उसके वजूद पर दरिंदगी दिखाने लगे। उसका जिस्म बेजान होने लगा। बरहाना हालत में ठंडे फर्श पर पड़ी आखिरी दफा फिर से नुमान ने वजूद को नोचना चाहा, मगर नुमान के दोस्तों का मारिया के पेट में। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं मोहब्बत के नाम पर अपने घर की दहलीज पार करके आई थी। अब मेरे साथ कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होने वाला था, लेकिन इतना बुरा होगा उसका अंदाजा नहीं था। मेरा नाम मारिया है। मैं अपने घर में अपनी बड़ी बहन और अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी और अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था। मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी हंसी खुशी में गुजर रही थी। मैं सबसे छोटी थी और मेरी बड़ी बहन सारे घर के काम कर लिया करती थी, इसलिए वो मुझे कभी ज्यादा काम नहीं कहती थी। मैं दिन भर खेलती रहती थी, कभी सहन में, कभी कमरे में, कभी अम्मी के साथ बावर्ची खाने में और कभी बाजी के पास बैठकर बातें करती रहती थी। मेरी जिंदगी में ना कोई दुख था ना कोई परेशानी। अम्मी भी मेरी जिद्दों पर हंसती थी और अबू हमेशा कहते थे कि मेरी छोटी मारिया तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन से कहती थी कि तुम इसको बहुत बिगाड़ रही हो, इस तरह लड़कियां नहीं संभलती, तो वो हंसते हुए जवाब देती थी कि ये मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। ऐसा लगता था कि मेरी दो माएं हैं, एक वो जिन्होंने मुझे जना और एक वो जिसने मुझे अपनी गोद में पाला। बाजी के साए में मैं बहुत खुश रहती थी। वो मेरी हिफाजत करती थी, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती थी। वो मुझे कभी कुछ करने नहीं देती, बस कभी कभार कहती कि मारिया ऊपर छत से कपड़े उतार लेना। एक दिन ऐसा ही हुआ। मैं शाम के वक्त छत पर कपड़े उठाने गई हूँ। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज ढलने को था। जैसे ही मैंने कपड़े उठाने शुरू किए, मेरी नजर सामने वाले घर की छत पर गई। वहां एक लड़का खड़ा था। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो मैं हैरान हुई कि ये कौन है, लेकिन फिर अगले दिन जब मैं दोबारा गई तो वो फिर वही था और मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुझे पहचान चुका हो। मुझे लगा शायद ये महज इत्तेफाक है, मगर फिर तीसरे दिन भी वो वही था और जैसे ही मैं छत पर गई वो आ गया और नजरें मुझ पर जमा ली। अब मुझे समझ आ गया कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, वो जानबूझकर उसी वक्त आता है जब मैं छत पर जाती हूँ। पहले पहल मैंने तवज्जो नहीं दी। मैं कपड़े उठाकर जल्दी से नीचे आ जाती थी, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं तजस्सुस जाग उठा था। मैं सोचती कि वो कौन है और क्यों रोज मेरी तरफ देखता है। फिर एक दिन मैंने अपनी नजरें उसकी तरफ उठाई तो वो पहले से ज्यादा हंस रहा था और अपने हाथ से इशारे किया, जैसे कहना चाहता हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं लपक कर नीचे चली आई। मेरे दिल में एक अनजानी हलचल थी। मैं खुद से पूछती कि ये सब क्या है, क्यों मैं इसकी तरफ देखती हूँ और क्यों वो मुझे अच्छा लगने लगा है। अगले दिन भी मैं गई, मगर इस बार कुछ और हुआ। जैसे ही मैंने कपड़े उठाने शुरू किया, अचानक मेरी तरफ एक कागज आया जो एक छोटे पत्थर के साथ लिपटा हुआ था। कागज सीधा मेरे कदमों के पास आ गिरा। मैं चौंक गई। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या हरकत है, लेकिन फिर तजस्सुस के मारे कागज उठा लिया। जैसे ही खोला, अंदर एक नंबर लिखा था और नीचे नाम नुमान लिखा था। मेरे दिल में खौफ भी था और अजीब सा सुकून भी। क्या मुझे इसका नाम मालूम हो गया है? मेरे दिमाग ने कहा कि यही वक्त है कि कागज फाड़ कर फेंक दूं, लेकिन दिल ने रोक लिया और मैंने वो कागज अपने दुपट्टे में छुपा लिया। रात को जब सब सो गए तो मैंने चुपके से अपना फोन निकाला जो मुझे बाजी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था और उस नंबर को सेव कर लिया। हालांकि मैं जानती थी कि अम्मी अब्बू को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं रुक ना सकी। अगले दिन मैं छत पर गई। नुमान पहले से वहां मौजूद था। जैसे मेरी राह देख रहा हो, उसने इशारे से पूछा कि कॉल कब करोगी। मैं हंसने लगी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि हंसी क्यों आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरी मेरे दिल की धड़कन तेज थी। रात को जब सब कमरों में जा चुके थे, मैंने मोबाइल खोला और उसके नंबर पर मैसेज लिख दिया। मैंने लिखा कि क्यों मुझे अपना नंबर दिया है, क्या मसला है आपको, आप तो बड़े दिल फेंक लगते हैं। पहले तो सोचा कि शायद वो जवाब ना दे, मगर चंद लम्हों बाद मैसेज आ गया। उसने लिखा कि मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, आप बुरी लगती हैं क्या। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन दिल का चैन खत्म हो गया। कुछ देर बाद फिर मोबाइल उठाया और मैसेजेस देखने लगी। उसके अल्फाज नरम थे, उसके लहजे में नरमी थी। उसने कहा कि अगर बुरा ना माने तो दोस्ती कर लेते हैं। मैंने खुद से कहा कि दोस्ती में क्या बुराई है, बस बात ही तो करनी है। अब रोज हम बात करने लगे। शुरू में छोटी छोटी बातें होती, जैसे आज क्या खाया, कौन सा रंग पहना है, कौन सा गाना अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों का दायरा बढ़
बढ़ने लगा। मैं उसकी हर बात का इंतजार करने लगी। सुबह खुलने से पहले फोन देखती कि नुमान का मैसेज आया या नहीं। वो भी हर वक्त मौजूद रहता, जैसे बस मेरे लिए सांस ले रहा हो। एक दिन ऐसा आया कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मैंने उस दिन कोई कॉल नहीं की, मगर नुमान जैसे समझ गया। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर बैलेंस आ गया। मैं हैरान हो गई कि उसे कैसे पता चला। फिर मैंने मैसेज किया कि आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, मैं आपके पैसे कैसे वापस करूंगी, मेरे पास तो ज्यादा पैसे होते भी नहीं हैं। तो वो बोला, दोस्ती में पैसे कहाँ होते हैं, मैं तो दोस्त हूँ आपका। उसके जवाब ने मुझे खामोश कर दिया। मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास उभर आया, जैसे मैं वाकई उसकी दोस्त बन चुकी हूँ। उस दिन के बाद हमारी बातों में नरमी बढ़ती गई। नुमान मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। मैं समझती थी कि ये सब सिर्फ दोस्ती है, मगर हकीकत में ये वो दरवाजा था जो मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। हम लोग किसी के घर ज्यादा आते जाते नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये नुमान किसका बेटा था, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। कभी कभी मैं सोचती कि अगर इत्तेफाक से कहीं सामना हो गया तो मैं क्या करूंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। बस वही छत वाले लम्हे थे जिनमें वो दिखाई देता था। एक दिन मैं दोपहर के वक्त बावर्ची खाने में अम्मी की मदद कर रही थी कि बाबा घर आए और कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर हल्की सी थकन थी। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा ने हंस कर कहा कि आज एक मोहल्ले के लड़के ने मेरी मदद की, बहुत अच्छा लड़का था। मस्जिद के बाहर से मेरा जूता चोरी हो गया था, लेकिन वो मुझे अपना जूता देकर घर तक छोड़ने आया। मैंने उससे कहा कि जूता वापस ले जाओ, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं नया ले लूंगा। बहुत अच्छा लड़का था। अम्मी ने पूछा कि कौन सा लड़का था, तो बाबा ने कहा कि नाम नुमान बता रहा था। मैंने जैसे ही ये सुना मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे लबों पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट आ गई। दिल ने कहा कि नुमान सिर्फ बातों में अच्छा नहीं, हकीकत में भी एक अच्छा इंसान है। उसने मेरे वालिद की मदद की, जबकि उसको मालूम भी नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं। उस रात जब नुमान से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने किसी बुजुर्ग आदमी की मदद की थी, तो वो हंस कर बोला कि हाँ, ऐसे काम तो मैं करता रहता हूँ। अच्छा लगता है जब किसी की मदद कर पाता हूँ, खास तौर पर बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको तो और भी ज्यादा जरूरत होती है। मैंने दिल से कहा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई है, तुम बहुत अच्छे इंसान। और वो सिर्फ हंस कर बोला कि तुम्हारे मुंह से ये सुनना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वैसे तो मैं अपनी बहन से हर बात शेयर करती थी। सुबह से शाम तक मेरी हर छोटी बड़ी बात बाजी के इल्म में होती थी। मैं स्कूल की बातें बताती थी, दोस्तों की बातें भी सुनाती थी, लेकिन नुमान के बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया। हालांकि ऐसी कोई गलत बात नहीं थी, हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन फिर भी नहीं बताया क्योंकि बाजी जरा सख्त मिजाज थी। वो हमेशा कहती थी कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं अक्सर उनसे बहस करती कि आखिर क्यों नहीं हो सकते, मगर वो अपना मौकफ नहीं बदलती थी। उनकी बातें सुनकर कभी कभी दिल में ख्याल आता कि अगर वो जान गई कि मैं नुमान से बात करती हूँ तो बहुत नाराज होंगी, इसलिए मैं खामोश रही। वक्त गुजरता गया और हमारी दोस्ती 2 महीने मुकम्मल होने को थी। अब तो मेरी जिंदगी का मामूल बन चुका था। सुबह उठकर सबसे पहले फोन देखना, रात सोने से पहले आखिरी बात नुमान से करना। मैं खुद से कहती कि ये सिर्फ दोस्ती है और आप ही की बातें बस ऐसी ही है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक दिन नुमान ने बातों बातों में कहा कि मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा कि वो तो मैं भी सोचती रहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती हो। मैंने कहा हाँ, तुम भी मेरे ख्यालों में रहती हो। वो बोला कि पागल तो नहीं लगूंगा अगर ये कहूँ कि शायद हम एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मैंने आहिस्ता से कहा मोहब्बत। उसने कहा हाँ मोहब्बत। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये मोहब्बत है? तो उसने जवाब दिया कि जब कोई दूसरा दिल में आ जाए और उसके बगैर लम्हा कठिन लगने लगे तो समझ लो मोहब्बत है। मैं चुप रही, लेकिन दिल के अंदर एक नरम सा एहसास फैल गया। मैंने सोचा कि शायद वाकई यही मोहब्बत है। उस दिन के बाद हमारी बातों का रंग बदल गया। पहले हम आम बातें करते थे, अब बातों में प्यार आ गया। कभी वो कहता कि तुम याद आ रही हो, कभी मैं कहती कि तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। हम ख्वाबों की बातें करते थे, हम कहते थे काश मिल सकते, काश हाथ पकड़ सकते, काश गले लगा सकते। हम अपनी दुनिया में खो गए थे, जैसे बाहर का कोई वजूद बाकी ना हो। कहते हैं कि जहर भी इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी मोहब्बत असर करती है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम दोनों इस मोहब्बत के असर में थे
और हमें यह एहसास ही नहीं था कि मोहब्बत आग बन चुकी है जो एक दिन हमें जला कर राख कर देगी। मुझे नुमान ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ। अब तक हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने बेचैन हो गए थे कि कुछ भी करके एक दूसरे से मिलना चाहते थे। नुमान ने कहा कि साथ में घूमेंगे फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और हाथ तो पकड़ने दोगी ना। मैंने कहा कि सिर्फ एक बार। कहने लगा कि एक बार भी काफी होगा मेरे लिए। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास था। मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे इज्जत देता है और कभी कोई गलत बात नहीं करता था। अब मसला ये था कि मैं मिलती कैसे, क्योंकि हमारे घर में ऐसी इजाजत मिलना नामुमकिन था। मैंने नुमान से कहा कि अगर मैं बाहर जाऊं तो अम्मी अबू कभी इजाजत नहीं देंगे। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम बता रही थी ना कि अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती हो, वो भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम उसको अभी से कहना शुरू कर दो कि मेरी एक दोस्त ने घर पे पार्टी रखी है, गेट टुगेदर किस्म की, और मैं वहां जाना चाहती हूँ और रात को थोड़ा देर से आऊंगी। बाकी सब वो संभालेगी, वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने सोचा कि हाँ ये बात ठीक है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है और अगर मैं मुसलसल बात करूं तो आखिरकार मान जाएगी। मैंने नुमान से कहा कि पहले तो वो आसानी से नहीं मानेगी। तो वो हंसा और बोला कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जरूर मान जाएगी। मैंने एक हफ्ते पहले ही अपनी बड़ी बाजी से कहना शुरू कर दिया कि मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है जो हमेशा के लिए बाहर के मुल्क जा रही है। उसने अपनी अलविदाई पार्टी रखी है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। बात भी सच लगती थी क्योंकि मेरी क्लास फेलो थी, अपने माँ बाप के साथ दुबई जा रही थी। मैंने बाजी से कहा कि बस एक दिन जाना है, शाम को वापस आ जाऊंगी। 10 बजे तक। बाजी ने पहले कहा कि बहुत मुश्किल है, अम्मी अबू इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैंने 2-3 दिन उनके सामने उदासी दिखाए, चुपचाप रही, ना हंसी ना बोली। आखिरकार बाजी मान गई। कहने लगी कि ठीक है तुम चली जाना, मैं 5 बजे अम्मी अबू को कह दूंगी कि तुम वापस आ गई हो। 5 घंटे में उनको बहला लूंगी, कह दूंगी कि तुम थक कर सो गई हो, क्योंकि हमारा कमरा एक ही था और वो जानती थी कि मैं अक्सर जल्दी सो जाती हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो मुस्कुराकर बोली कि बस जल्दी वापस आना और ख्याल रखना, मैं दिल ही दिल में खुश होगी। नुमान को बताया तो वो बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि देखो मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, अब तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगा। वो पार्क हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर था, लेकिन मैं वहां बचपन में कई बार गई थी, इसलिए जगह मानूस थी। उस दिन मैंने तैयारियां इस तरह की जैसे वाकई किसी खास तकरीब में जा रही हूँ। अपने बेहतरीन कपड़े पहने, हल्का सा मेकअप किया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नुमान ने कहा था कि पार्क में जिस झूले पर कहोगी तुम्हें बिठाऊंगा, हम साथ बैठेंगे जैसे जोड़े बैठते हैं, गोलगप्पे खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तुम मौज मस्ती करोगी और मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा। मैंने बाजी से इजाजत ली, अम्मी अबू से अलविदा कहा और दरवाजे से निकलते हुए दिल के अंदर एक अजीब सा जोश था, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। मैं रास्ते भर नुमान के मैसेज देखती रही। वो बार बार पूछ रहा था कि कहाँ पहुंची। मैंने जवाब दिया कि बस थोड़ी दूर हूँ। पार्क के करीब पहुंचते ही मैंने देखा वो गेट के पास खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, जैसे वो सदियों से मुंतजिर हो। हम दोनों पार्क में दाखिल हुए। हवा में हल्की सी खुशबू थी, शाम का वक्त था। दरख्तों की छांव में बेंचें पड़ी थी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। मैंने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने तस्वुर किया था। वो उससे भी ज्यादा पुरसकून और नरम चेहरे वाला इंसान था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी उसने आहिस्ता से कहा, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यार, मैंने तो हमेशा तुम्हें दूर से देखा था। मैं शर्मा गई और नजरें झुका ली। हम दोनों खुश थे जैसे हमने दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। हम झूलों पर बैठे बातें करते थे। वो कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता और फिर हंस देता, कहता कि एक दिन पूरा पकड़ूंगा, आज सिर्फ बातें ही काफी हैं। हमने आइसक्रीम खाए, गोल गप्पे खाए और मैं हर लम्हा भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ वापस जाना है। उस शाम पार्क के हर दरख्त, हर हवा के झोंके ने हमारी खुशी में शामिल होकर हम एक ऐसे दुनिया में पहुंचा दिया था जहाँ बस हम दोनों थे और कोई नहीं। हम लोगों ने तकरीबन सारा पार्क घूम लिया था। हम लोग जल्दी आ गए थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए बहुत मजा आ रहा था। कोई देख भी नहीं रहा था और हम दोनों खुलकर हंस रहे थे। नुमान मेरे साथ बच्चों की तरह बातें कर रहा था। वो कहता कि तुम मुस्कुराती हो तो पूरा मंजर खूबसूरत लगने लगता है। मैं उससे छेड़ती कि तुम्हें तो सभी लड़कियां अच्छी लगती होंगी, तो वो फौरन कहता कि नहीं, तुम जैसी कोई नहीं। मैं अंदर से खुश भी थी और शर्मा भी रही थी। अब शाम होने लगी थी, आसमान पर हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई
थी। मैंने नुमान से कहा कि मैंने 10 बजे तक का टाइम लिया था बाजी से, लेकिन हमने तो सारा पार्क देख लिया, खा भी लिया। अब बेहतर है कि टाइम से पहले ही चलें ताकि कोई मसला ना हो। नुमान ने मेरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, कह रही हो रात को ही तो असल मजा आने वाला है। मैं चौंक गई और बोली कि कौन सा मजा? तो उसने जवाब दिया कि मूवी नहीं देखोगी मेरे साथ? मैंने हैरानी से पूछा, मूवी? कहने लगा और क्या? मैंने कहा कि पता नहीं, वो तो देर से खत्म होगी। तो उसने फौरन कहा कि नहीं, मैंने तो शो बुक किया है 7 से 10 बजे का, बल्कि 10 से पहले ही खत्म हो जाएगा। आजकल कौन सी 3 घंटे की फिल्में होती है। कहने लगा, मूवी देखने गई तो असल मजा आएगा, रोमांटिक मूवी है, मोहब्बत करने वालों की, बिल्कुल हमारे जैसे मजे से देखेंगे। हाथ पकड़ के मैंने लम्हा भर सोचा और फिर कहा ठीक है। मेरे दिल में ख्याल आया कि जब एक दफा झूठ बोलकर बाहर आई हूँ तो पूरा वक्त इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार तो मुझे मौका नहीं मिलेगा और ना ही हर बार बाजी मानेगी। मैंने अपने दिल को मुतमईन किया कि सिर्फ मूवी ही तो देखनी है, इसमें बुरा क्या है। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा कि बाजी की कॉल आई थी। तो उसने कहा हाँ, एक दफा आई थी। मैंने कहा कि क्या कहा? तो बोली कि मैंने कहा कि तुम बाथरूम में हो, अगर दोबारा कॉल आए तो घर चली जाना। उसने कहा ठीक है। मैंने अपना फोन देखा तो वाकई बाजी की मिस कॉल आई हुई थी, मगर मैं इतना मसरूफ थी कि ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा कि अब वापस कॉल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। हम लोग जब रिक्शे में बैठे तो नुमान ने ड्राइवर से कहा सिनेमा हॉल जाना है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, हवा में खनकी थी और दिल में हल्की सी घबराहट भी थी, मगर खुद को समझाया कि सब ठीक है, नुमान के साथ हूँ, कोई मसला नहीं होगा। रिक्शा शहर की गलियों से होता हुआ एक तरफ रुक गया। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने किसी बड़े इमारत का बोर्ड लगा था। मैंने हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई सिनेमा नहीं देख रहा। नुमान ने कहा कि तुम्हें पता है वो सिनेमा बंद हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर मूवी देख लेते हैं। फोन में है ना मूवी? मैंने कहा कि नहीं, ऐसे करने की क्या जरूरत है, घर चलते हैं। तो वो मुस्कुराकर बोला कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैंने कहा कि भरोसा है, लेकिन अजीब सा लग रहा है। उसने नरमी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा है, वहां सुकून से बैठकर मूवी देखेंगे। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और कहा कि कमरा देख के हैरान हो जाओगी, कभी किसी 5 स्टार होटल में गई हो? मैंने हंसते हुए कहा नहीं। जब हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे अंदर कुछ ठीक नहीं था। नुमान ने दरवाजा खोला और आहिस्ता से कहा चलो अंदर। मैंने उसके हाथ पर से अपना हाथ हटाया और जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा तो मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। मैं हैरान इसलिए नहीं हुई थी कि ये 5 स्टार होटल का कमरा था और मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये 5 स्टार होटल नहीं था, बल्कि यहाँ पर मैं इसलिए हैरान हो गई थी कि यहाँ पर 5 नौजवान लड़के होटल के अंदर खड़े हुए थे, इस कमरे में मौजूद थे और उनके चेहरों पर अजीब सी मानी खेज किस्म की मुस्कुराहट थी। नुमान ने दरवाजा बंद कर दिया था, जैसे बहुत खुश हो। एक पल को ये ख्याल आया कि गलत कमरे में तो नहीं आ गए, लेकिन ऐसा होता तो नुमान दरवाजा बंद क्यों करता? इनमें से एक लड़के ने कहा, यार इतनी देर कर दी, इतना इंतजार करवाया, लेकिन हाँ, जिस चीज के लिए इंतजार करवाया चीज है बड़ी अच्छी। उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा तो मैं घबरा गई। मेरा दिल ऐसे बैठा था जिसे मेरा दिल मेरे कदमों में गिर गया हो। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी तक ये समझ नहीं आया था कि नुमान मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए अपने दोस्तों की खुशी के लिए यहाँ लेकर आया था। लेकिन अब ये जरूर समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। वो सब मेरी तरफ बढ़े, किसी ने भी मुझ पे रहम नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा कि मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, कम उम्र हूँ, बस उनका जो दिल किया उन्होंने मेरे साथ वैसा सलूक किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। ये एक बुरा ख्वाब था, खत्म ही नहीं हो रहा था। रात गुजर चुकी थी और मैं अभी तक घर नहीं पहुंची थी। घर में जैसे क्यामत बरपा थी। मेरी तलाश शुरू हो चुकी थी। सब घबरा गए थे। मैंने जाते वक्त बहन से यही कहा था कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, लेकिन जब घर वालों ने फोन किया तो दोस्त ने साफ कह दिया कि वो तो किसी से मिलने गई थी। अब सारे झूठ एक एक करके खुलने लगे थे। बहन ने माँ बाप से झूठ बोला था कि मैं दोस्त के घर हूँ, दोस्त ने बहन से झूठ बोला था कि मैं किसी से मिलने गई हूँ, और मैंने सबसे झूठ बोला था कि मैं सिर्फ बाहर थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अब सबके सामने सच आ चुका था और मैं कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरा फोन मुसलसल बंद जा रहा था। माँ बाप पागलों की तरह दरवाजे पर बैठे थे। बाजी रो रो कर थक चुकी थी। दोस्त के घर वालों ने भी उसे डांट दिया था कि अगर तुम्हारी दोस्त कोई गलत कदम उठा रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था, तुम भी उसके साथ शामिल हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इन सब बातों के बाद
मेरी बहन खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ के पता नहीं मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मेरे घर में अजीब सा सकूत फैल गया था। सब दुआएं मांग रहे थे मगर किसी को खबर नहीं थी कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। मेरी बहन जो हमेशा घर की फर्माबरदार बेटी थी, उसे भी माँ बाप ने सख्त बातें सुनाई। कहा कि तुम्हें रोकना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि कहाँ जा रही हो। अगर तुम साथ चली जाती तो शायद ये आज ये सब ना होता। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ सफेद दीवारें नजर आईं। मेरे बदन में इतना दर्द था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कोशिश की उठने की मगर उठ ना सकी। बस इतना देखा कि मेरी बहन मेरे पास खड़ी है और माँ एक तरफ बैठी सर पकड़कर रो रही है। मेरे बाबा वहां नहीं थे, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स आ जा रहे थे और मैं सिर्फ इतना समझ रही थी कि कोई बड़ी बात हो चुकी है। मेरी बहन ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। मैंने आंखों से पूछा कि क्या हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस वाले अंदर आए और बताया कि लड़की हमें सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी। इसके फोन से नंबर निकाल कर हमने आप लोगों को इतला दी। मैंने आंखें बंद कर ली जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे होश आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है मगर अभी भी मेरी हालत नाजुक है। एक नर्स ने आहिस्ता से कहा कि दुआ करें कि वो ठीक हो जाए क्योंकि डॉक्टर्स को खदशा है कि शायद लड़की अब कभी चल ना पाए। मेरे लिए वो जुमला किसी क़यामत से कम नहीं था। मैंने अपनी टांगे हिलाने की कोशिश की लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे जिस्म का आधा हिस्सा पत्थर बन गया हो। मेरी बहन मेरी आंखों में देखकर बोली कि क्यों गई थी और मैंने होंठ हिलाने की कोशिश की लेकिन आवाज ना निकली। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मैं तो मोहब्बत के लिए गई थी, एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे मैं सच्चा समझती थी। मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत मुझे इस हाल तक ले आएगी कि मैं ना जीते जी सकूंगी ना मर के सुकून पा सकूंगी। मैं खामोश लेटी रही और माँ की हिचकियां सुनती रही। मैंने सोचा था मोहब्बत जिंदगी देगी मगर वो तो मेरी जिंदगी ही ले गई थी। मेरे बाप का कहना था कि कोई पुलिस कंप्लेन ना की जाए और इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। वो लोग डर गए थे, उनके चेहरों से खौफ जाहिर था। उनका ख्याल था कि अगर ये बात बाहर गई तो लोग क्या कहेंगे। लोग उंगलियां उठाएंगे कि बेटी घर से निकली थी और फिर ये सब क्यों हुआ। मेरे बाबा का दिल जैसे पत्थर हो गया था, वो एक लफ्ज भी नहीं बोलते थे और मेरी माँ बस यही कहती रहती थी कि सब कुछ भुला दो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि मेरे साइड वाले बेड पर एक मरीजा दाखिल थी जिसका शौहर वकील था। वो जब मुझसे मिला तो उसने कहा आपका केस बहुत मजबूत है, आपको इंसाफ मिल सकता है। वो बोला कि अगरचे आपके साथ जो जुल्म हुआ वो कभी मिट नहीं सकता लेकिन अगर आप हिम्मत दिखाएं तो कम अज कम उन दरिंदों को सजा जरूर मिलेगी ताकि कल कोई और लड़की उनके हाथों बर्बाद ना हो। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई केस देखे हैं जिनमें सबूत नहीं होते लेकिन फिर भी लड़कियां इंसाफ के लिए लड़ती हैं और आपके पास तो सब कुछ है, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, डॉक्टर ने सब कुछ लिख दिया है। आपके जिस्म पर जख्मों के निशान खुद गवाही दे रहे हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ है। आपके पास उनके मैसेजेस हैं, उनके नाम है, पार्क के टिकट है, होटल का नाम है, कमरे का नंबर है और सबसे बढ़कर आप खुद जिंदा हैं और गवाही दे सकती हैं। उसने कहा कि मैं आपका केस मुफ्त में लड़ूंगा, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप तो अब भी खामोश थे, उनकी नजर झुकी हुई थी लेकिन मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम ये केस जरूर करेंगे। वो बोली कि हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे और अगर अब खामोश रहे तो कल किसी और के साथ यही सब होगा। उसके अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की किरण बन गए। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं कमजोर थी, जख्मी थी लेकिन अंदर से एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी। मेरे केस का आगाज हुआ। ये लंबा और मुश्किल सफर था। मैं खुद चल नहीं सकती थी, बस व्हील चेयर पर बैठी रहती थी लेकिन मेरी बहन मेरे साथ खड़ी थी। हर पेशी पर वो मेरा सहारा बनती थी। मैंने वकील को सब कुछ बताया, पार्क के टिकट जमा करवाए, मैसेजेस दिखाए, होटल का नाम बताया और वो सब चेहरे याद किए जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मेरी गवाही सबके लिए एक सदमा थी। लोग अदालत में खामोशी से सुनते थे और मैं आंसू जब्त करती थी। नुमान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस उन्हें लाई तो मैंने उनकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए भी उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे वो सब कुछ खेल समझ कर चुकी हूँ। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि चीखूं चिल्लाऊं लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि अब अदालत मेरा जवाब थी। कुछ दिन बाद नुमान के घर वाले हमारे घर आए। वो रोते हुए बोले कि हमारा एक ही बेटा है, आपकी बेटी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, आपकी बेटी को भी सहारा मिल जाएगा और हमारा बेटा भी बच जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर आप हाँ कर दें तो हम अदालत से केस वापस ले लेंगे। मैंने उनकी बात सुनकर आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में सोचा कि वो शख्स जिसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मैंने साफ कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस इंसान का नाम अपनी जिंदगी से नहीं जोड़ूंगी। मेरा केस बहुत मजबूत था। वकील ने पूरी मेहनत से उससे लड़ा। अदालत में सब सबूत पेश किए गए। नुमान और उसके एक दोस्त को सजाए मौत सुनाई गई, बाकियों को उम्र कैद की सजा दी गई। जब फैसला आया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। मेरी बहन के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी माँ ने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी तूने वाकई बहादुरी दिखाई है। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक नया हौसला आ गया था। मुझे लगा कि शायद अब मैं फिर से जीत सकती हूँ। मैं अभी व्हील चेयर पर थी, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई थी। फिर एक दिन जब मैं चेकअप के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पैरों में हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा और उसने कहा कि देखा, मैं कहती थी ना तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा कि अगर बाकायदा फिजियोथेरेपी की जाए तो 2 साल में तुम दोबारा अपने पैरों पर चलने के काबिल हो सकती हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मेरी बहन ने मेरा माथा चूमा और बोली कि हम रोज थेरेपी करेंगे, तुम हार नहीं मानोगी। और बाकी उसने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मुझे खाना खिलाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, अस्पताल ले गई। वही मेरा सब कुछ बन गई थी। वो सिर्फ बहन नहीं थी, वो मेरी माँ जैसी थी। उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाई। मैं रोज फिजियोथेरेपी करती थी, दर्द भी होता था, मगर उम्मीद ने मुझे सहारा दिया। कुछ महीनों में मैंने अपने पैरों को जरा से हिलते हुए महसूस किया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। मेरी बहन ने खुशी से चीख मार दी कि तुम चल सकती हो, तुम ठीक हो रही हो। मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है ताकि मैं दूसरों के लिए मिसाल बन सकूं। मैं अब जान चुकी थी कि मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए। हर शख्स मोहब्बत के काबिल नहीं होता और हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसे दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहती कि सब मर्द बुरे हैं, मगर किसी पर अंधा इत्मीनान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतबार अगर गलत जगह किया जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैं अभी व्हील चेयर पर बैठी ये सब सोचती हूँ कि मेरी कहानी उन सब लड़कियों के लिए सबक है जो किसी मीठे बोलों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा देती हैं। मेरी दुआ है कि कोई भी बहन बेटी इस दर्द से ना गुजरे जो मैंने सहा है। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत करे और हर जुल्म को उसके की सजा दे, आमीन। आखिर पे ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई थी। मेरी उम्र कम थी। खुद को तसल्ली देने के लिए मैं ये कहकर अपने आप को मुतमईन तो कर लेती हूँ कि मेरी उम्र कम थी और मैंने गलती कर दी, लेकिन देखा जाए तो आजकल कोई भी इतना मासूम नहीं होता। इतने सारे लोगों को हम देखते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात हो चुके होते हैं, फिर भी मोहब्बत ऐसी चीज है कि जिस पे इंसान इतबार तो कर लेता है। लेकिन नुमान को मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। उसने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। उसने धोखा दिया था। मोहब्बत मेरी थी, लेकिन शायद उसके नसीब में मोहब्बत नहीं थी कि उसने ये सब कुछ करके मोहब्बत से हाथ धो लिया। अगर मेरे साथ मुखलिस होता तो मैं बहुत खुशकिस्मत होती, लेकिन शायद मैं बदकिस्मत थी।